हेलो प्यारे बच्चों। आज मैं आप लोग को जैक प्री बोर्ड एग्जामिनेशन 2024-25 का एमसीक्यू डिस्कस करने जा रहा हूँ। क्लास 10 सब्जेक्ट हिंदी है। तो आज हम 1 से 30 तक का क्वेश्चन को बारी बारी से हम सॉल्व करेंगे। चलिए हम चलते हैं। सबसे पहला जो दिया है 1 से 30 तक जो हमारा है वो एमसीक्यू है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो गद्यांश दिया है यहाँ पे उसको हम पढ़ते हैं अच्छे तरीके से। तो यहाँ पे गद्यांश क्या दिया गया है, थोड़ा और ऊपर कर लेते हैं। गद्यांश देखिए पूरा पढ़ते हैं बारीकी से, उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। साहस की जिंदगी सबसे बड़ी जिंदगी होती है। ऐसी जिंदगी की सबसे बड़ी पहचान यह है कि वह बिल्कुल निडर, बिल्कुल बेखौफ होती है। साहसी मनुष्य की पहली पहचान यह है कि वह इस बात की चिंता नहीं करता कि तमाशा देखने वाले उसके बारे में क्या सोचते हैं। अड़ोस पड़ोस को देखकर चलना यह साधारण जीव का काम है। क्रांति करने वाले लोग ना तो अपने उद्देश्य की तुलना पड़ोसी के उद्देश्य से करते हैं और ना अपनी चाल को ही पड़ोसी की चाल देखकर मध्यम बनाते हैं। झुंड में चलना यह भेड़ और भैंस का काम है। सिंह तो बिल्कुल अकेला होने पर भी मगन रहता है। आर्नल्ड बेनेट ने एक जगह लिखा है कि जो आदमी यह महसूस करता है कि वह किसी महान निश्चय के समय साहस से काम नहीं ले सका, जिंदगी की चुनौती को कबूल नहीं सका, वह सुखी नहीं हो सका। चलिए हम इसको बारीकी से हम लोग पढ़ेंगे पहले, और पढ़ लिए हम। अब इसका 1 बाय 1 इसका सॉल्यूशन हम लोग करेंगे। चलिए तो देखते हैं। यहाँ पे हमारा जो पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे वो पहला क्वेश्चन है हमारा क्या है कि किस जिंदगी को सबसे बड़ी जिंदगी कहा गया है। ऑप्शन का है कायर की जिंदगी, का है साहस की जिंदगी, ग और खा दोनों, घ इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग यहाँ सबसे पहला लाइन में क्या पढ़े कि साहस की जो जिंदगी होती है वो सबसे बड़ी जिंदगी होती है। इसलिए इसका पहला जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पहला का था, ऑप्शन नंबर था। कौन हो जाएगा? था नंबर हो जाएगा। इसी प्रकार से हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है, अड़ोस पड़ोस को देखकर चलना किसका काम है। ऑप्शन नंबर का साधारण जीव का, असाधारण जीव का, साहसी जीव का, का और खा दोनों। तो हम लोग अभी ऊपर पढ़े क्या पढ़े कि अड़ोस पड़ोस को जो देखकर चलने का काम करता है वो साधारण जीव करता है। जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है कि अड़ोस पड़ोस को देखकर या चलना साधारण जीव का काम होता है। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है अच्छे तरीके से। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा इरेज कर देते हैं जहां तहां चल गया है। इसलिए यहाँ पे सामने देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि अड़ोस पड़ोस को देखकर चलना या साधारण जीव का काम है। तो इसका दूसरा क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते तीसरा क्वेश्चन में, झुंड में चलना यह किसका काम है। झुंड में चलना यह किसका काम है। देखिए इस यानी कि जो ये गद्यांश दिया है उसमें बताया गया था कि झुंड में भेड़ और भैंस मतलब रहते हैं या चलते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखिए का ऑप्शन दिया है भेड़ और भैंस का, खा दिया है सिंह का, ग का और खा दोनों, भा दिया है इनमें से किसी का नहीं। तो हमारा तीसरा का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का, ऑप्शन नंबर का। अब अगला आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। कैसा व्यक्ति इस बात की चिंता नहीं करता है कि तमाशा देखने वाले उसके बारे में क्या सोचते हैं।
ऑप्शन नंबर का साहसी व्यक्ति, ख कायर व्यक्ति, ग डरपोक व्यक्ति, ग इनमें से कोई नहीं। तो कैसा व्यक्ति इस बात की चिंता नहीं करता? तो साहसी व्यक्ति इस बात की बिल्कुल भी चिंता नहीं करता कि तमाशा देखने वाले उसके बारे में क्या सोच रहे हैं। चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं इसी तरह से वन बाय वन हम बिल्कुल देखिए हमारे प्यारे बच्चों, अगर आप लोग गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे तो एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आप लोगों से नहीं बनेगा। तो अगला है, यहाँ पे दिया है हमारा निर्देश क्या दिया है, प्रस्तुत गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 5 से 8 तक के लिए सही विकल्प का चयन करें। तो ये गद्यांश को हम अच्छे तरीके से रीड करेंगे और उसके बाद वन बाय वन इसका हम आंसर करेंगे। तो हमारे पास देखिए क्या बोल रहा है कि पर्वत कहता शीश उठाकर तुम भी ऊंचे बन जाओ। पर्वत क्या कह रहा है कि शीश उठाकर तुम भी ऊंचे बन जाओ। ये कौन कह रहा है? पर्वत कह रहा है। ये कौन कह रहा है? पर्वत कह रहा है। ठीक है, आगे क्या है? सागर कहता है लहराकर मन में गहराइयां लाओ, समझ रहे हो क्या कहती है। उठ उठ गिर गिर तरल तरंग भर लो अपने मन में मीठी मीठी मृदुल उमंग। पृथ्वी क्या कहती? पृथ्वी कहती धैर्य ना छोड़ो। ठीक है, हम लोग वन बाय वन समझेंगे। यहाँ पर्वत क्या कहता था? इस शीश उठाकर तुम ऊंचे बन जाओ। उसके बाद क्या कहता है? सागर क्या कह रहा है? हम लाइन जहां पे बना रहे हैं आप लोग बढ़िया से देखिएगा। सागर कहता है लहराकर मन की गहराइयां लाओ। ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे पढ़ रहे थे यहाँ पे कि पृथ्वी कहती धैर्य ना छोड़ो। हम जहां पे लाइन बना रहे हैं आप लोग बढ़िया से देखते जाइएगा। पृथ्वी क्या कहती है? धैर्य ना छोड़ो। इतनी ही सिर पर भार नभ कहता है फैलो इतना, ढक लो तुम सारा संसार। नभ कहता है फैलो इतना। नभ क्या कह रहा है? ढक लो तुम सारा संसार, फैलो इतना। ठीक है, ढक लो तुम सारा संसार। ये कौन कह रहा है? नभ कह रहा है। यहाँ पे आपको थोड़ा सा दिखने में दिक्कत होगा। यहाँ पे एक सेकेंड, यहाँ पे जो आपका ये थोड़ा सा लाइन हटा देते हैं। ये नभ था, यहाँ पे क्या था? नभ कहता है। तो चलिए हम फिर से इसको हम ये क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। ऊंचे बन जाना का संदेश कौन देता है? तो ऊंचे बन जाना का संदेश कौन देता है? ऑप्शन नंबर का सागर, ख पर्वत, ब नदी, घ पृथ्वी। तो हम लोग यहाँ भी फर्स्ट लाइन में पढ़े। फर्स्ट लाइन में पर्वत कहता शीश उठाकर तुम ऊंचे बन जाओ। तो ऊंचे बनने का संदेश कौन दे रहा है? तो पर्वत कह रहा है। तो इसका ऑप्शन नंबर ख हमारा सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। पृथ्वी क्या नहीं छोड़ने का संदेश देती है? ऑप्शन नंबर का पैसा, ख लोभ, ग धैर्य, घ घर। तो ये अभी हम लोग पृथ्वी के बारे में भी पढ़े थे कि पृथ्वी कहती है धैर्य ना छोड़ो। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पे आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हाँ, धैर्य ना छोड़ो। ठीक है, पृथ्वी क्या नहीं बोल रही है? धैर्य छोड़ने को नहीं बोल रही है। ठीक है, हम आगे चलते हैं इसी तरह से। यहाँ से हम लोग दूसरा पेज पे आते हैं और इसको भी हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो अच्छे से देखेंगे। हम लोग वहाँ गद्यांश पढ़ चुके थे, तो थोड़ा सा यहाँ समझने की कोशिश करेंगे कि क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है। क्वेश्चन नंबर 7 में यहाँ पे सारे होगा, ये सरे लिखा गया है, यहाँ पे सारे होगा। सारे संसार को ढूंढने का संदेश कौन देता है? ऑप्शन नंबर का बादल, खा धुआं, ग पर्दा, घा नभ। तो वहां सारे संसार को ढूंढने का जो संदेश देता है वो नभ देता है। इसका आंसर हमारा हो जाएगा घा, सही, नभ। क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं। सागर लहराकर हमें क्या संदेश देता है? सॉरी, यहाँ पे भी लिखा हुआ है सगर, ये होगा यहाँ पे सागर। सागर लहराकर हमें क्या संदेश देता है? ऑप्शन नंबर का ऊंचे उठने का, हाँ मन में गहराई लाने का, ग मन में उमंग भरने का, घ
धीरज ना छोड़ने का। तो हम लोग ऊपर पढ़ रहे थे अभी, जो वहां पे गद्यांश दिया था कि सागर क्या कहता है, सागर लहराकर हमें क्या संदेश देता है, मन में गहराइयां लाने का। क्या देता है, मन में गहराइयां लाने का। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा खा। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। हम इसी तरह से बारी बारी 30 क्वेश्चन तक हम लोग एमसीक्यू को बारी बारी से देखेंगे। ये एग्जाम हमारा था जैक प्री बोर्ड 1 का था। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं। तो रचना के आधार पर वाक्य के ऑप्शन नंबर का 2 भेद, ख 4 भेद, ग 3 भेद और घ 8 भेद। तो रचना के आधार पर हमारे पास कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं। पहला कौन, पहला जो होता है आपका, पहला होता है सरल वाक्य, दूसरा होता है आपका संयुक्त वाक्य, संयुक्त, और आपका तीसरा जो हो जाता है, तीसरा होता है मिश्र वाक्य। इसको भी हम बारी बारी से इस बार आप लोग का एग्जाम से पहले हम पढ़ाने की कोशिश करेंगे, और सारे बच्चे अपने दोस्तों के पास ये वीडियो भी शेयर कीजिएगा, ताकि उन लोग को भी पता चले कि एग्जाम किस प्रकार, एग्जाम में क्वेश्चन किस प्रकार देता है और हम लोग को तैयारी किस प्रकार करनी चाहिए। ठीक है बच्चों, आगे देखिए, आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 में चलते हैं। क्या बोलता है कि जो गरजता है वह बरसता नहीं है, रचना के आधार पर यह किस प्रकार का वाक्य है। जो गरजता है वह बरसता नहीं है, रचना के आधार पर आधार पर यह किस प्रकार का वाक्य है। तो इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे कि सरल वाक्य क्या है, मिश्र वाक्य क्या है, संयुक्त वाक्य क्या है। तो अगर हम बढ़िया से पढ़ेंगे तो इसको हम डिटेल से अपने से सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे फिलहाल मेरा जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख सही हो जाएगा, जो कि क्या है आपका मिश्र वाक्य है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। अब मुझसे देखा नहीं जाता, यह किस वाक्य का उदाहरण है। अब मुझसे देखा नहीं जाता, यह किस प्रकार का किस वाक्य का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर का प्रतिवाच्य, ख कर्मवाच्य, ग भाववाच्य, घ इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे ये जो हिंदी व्याकरण का पोर्शन आ चुका है दोस्तों, तो ये व्याकरण में हम लोग ये देखिएगा कि जो वाच्य हम लोग जो पढ़ रहे थे, ठीक है, प्रतिवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य, तो यहाँ किसका, यहाँ भाव का, यहाँ भाव दिखने को मिल रहा है, भाव का भाव निकल रहा है। मुझसे चला नहीं जाता, मुझसे दौड़ा नहीं जाता, अब मुझसे देखा नहीं जाता। ठीक है, तो यहाँ भाव का चर्चा हो रहा है, भाव का अर्थ यहाँ पे सामने देखने को मिल रहा है, इसलिए इसका ग ऑप्शन यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा घ, सॉरी ग ऑप्शन भाव वाच्य होगा। यहाँ पे वाक्य लिख दिया है, भाव वाच्य होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 में आते हैं। कर्म, सॉरी यहाँ पे भी थोड़ा सा वाक्य नहीं होगा, यहाँ पे भी क्या होगा, कर्म वाच्य। कर्म वाच्य का उदाहरण कौन सा है। यहाँ पे क्या है आपका ऑप्शन नंबर का, मोहन आम खाता है, ख मोहन ने आम खाया, ग मोहन के द्वारा आम खाया जाता है, घ मोहन आम खाएगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे समझेंगे कि जो यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, कर्मवाच्य। कर्मवाच्य में क्या होता है, कर्म की प्रधानता होती है। कर्मवाच्य में क्या होता है, कर्मवाच्य में क्या होता है कि कर्म की प्रधानता होती है, कर्म की प्रधानता होती है, कर्म की प्रधानता होती है, ठीक है। तो कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता होती है, तो हम लोग कर्म यानी कि ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऑप्शन हमारा ये गा सही है, लेकिन हम आप लोग को समझाते हैं कि गा क्यों सही है। मोहन के द्वारा आम खाया जाता है। अब देखिए मोहन तो आपका क्या हो गया, कर्ता हो गया, ठीक है, के द्वारा आम खाया जाता है। तो यहाँ जो यानी कि जो सारा जो कर्ता के द्वारा जो काम, लेकिन पूरा जो काम का जो असर पड़ रहा है उस पे किस पे पड़ रहा है, ये आम पे पड़ रहा है। किस पे पड़ रहा है, आम पे। और आम यहाँ पे क्या हो गया, कर्म हो गया, ठीक है, आम क्या हो गया, कर्म हो गया। तो यहाँ पे ये जो, इसलिए आपका ये ऑप्शन नंबर का सही हो जाएगा।
ठीक है, इसी तरह से हम लोग आगे समझेंगे। आगे इसी तरह से थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या दिया है कि सुष्मिता किताब पढ़ती है, रेखांकित पद का पद परिचय कौन सा है। देखिए, ये पद परिचय आप लोग का सिलेबस का है, तो इसको हम अच्छी तरह से डील करेंगे, लेकिन आज हम सबसे पहले ये डिस्कस कर दूं कि इसका आंसर कौन होगा। तो सबसे पहले यहाँ क्या लिखा हुआ है दोस्तों, यहाँ पे लिखा है रेखांकित पद, लेकिन एक बात बताइए कि कहीं भी रेखांकित नहीं किया गया है। तो हम मान के चलते हैं यहाँ पे अभी इसको बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि सुष्मिता को रेखांकित करते हैं, अंडरलाइन करते हैं। अब सुष्मिता क्या हो गई, सुष्मिता हो गई क्या है, कोई संज्ञा है, क्या है, कोई संज्ञा है। अब कोई संज्ञा है, तो सबसे पहले हम यहाँ जानेंगे कि संज्ञा है, और ये संज्ञा है, फिर यहाँ पे दिया है अगला ऑप्शन, अगला आगे बढ़ रहा है स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग। तो संज्ञा के बाद क्या है, उसके बाद कौन सा वचन है, इसको डिटेल में हम समझेंगे बढ़िया तरीके से। सबसे पहले यहाँ जानते हैं कि ये क्या है, कि सुष्मिता क्या है, संज्ञा। अब संज्ञा मिल रहा है यहाँ पे दो में, का और खा में। अब का और खा में संज्ञा मिल रहा है, आगे बढ़ते हैं, स्त्रीलिंग स्त्रीलिंग दोनों में मिल रहा है। यहाँ तो सही है, एक वचन, यहाँ भी सही है, पढ़ती है दोनों तक यहाँ भी मिल रहा है। और यहाँ क्या है, क्रिया का कर्ता, और ये क्रिया के रूप में ये क्या सुष्मिता करता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन जो है सही वो का हो जाएगा, क्या हो जाएगा, का संज्ञा। और ये स्त्रीलिंग होगा, स्त्रीलिंग में एक यानी कि वचन में एक वचन आएगा, और यहाँ पे जो क्रिया है आपका पढ़ती है आ जाएगा, और ये जो क्रिया का यहाँ पे ये सुष्मिता जो है वो करता है, इसलिए ऑप्शन नंबर का हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। चांद अंगड़ाइयां ले रहा है, थोड़ा सा डिले होगा क्योंकि आज थोड़ा सा क्लास हम अलग तरीके से लेने का प्रयास कर रहे हैं, इसीलिए। और थोड़ा सा इसको देखिए, और हम प्रैक्टिस जैसे ऑब्जेक्ट एमसीक्यू का प्रैक्टिस सेट भी अपलोड करेंगे, आप लोग देखिएगा और अपने दोस्तों के पास भी इसे शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए ये क्या है, क्वेश्चन नंबर 14 में चांद अंगड़ाइयां ले रहा है, इस वाक्य में कौन सा अलंकार है। तो देखिए, हम लोग को ये जो है अलंकार, हम क्लास 10 में अलंकार भी पढ़ना है। ठीक है, तो अलंकार को हम डिटेल से पढ़ाएंगे, कैसे डिटेल से पढ़ाएंगे। लेकिन अभी यहाँ समझते हैं पहले कि चांद अंगड़ाइयां ले रहा है, यहाँ कोई निर्जीव वस्तु के बारे में बढ़ा चढ़ाकर बात करने की बात कर रही है। ठीक है, तो बढ़ा चढ़ाकर जो बात होता है, ये निर्जीव वस्तुओं का बढ़ा चढ़ाकर बात, वो किसमें आता है बताते हैं। ऑप्शन नंबर का क्या है, श्लेष है, खा क्या है, उत्प्रेक्षा है, घा क्या है, मानवीकरण है। तो और घा इनमें से कोई नहीं है। तो देखो, निर्जीव वस्तुओं का बढ़ा चढ़ाकर बात करना यानी कि उसके बारे में बताना, जैसे कि यहाँ पे दिया है कि चांद अंगड़ाइयां ले रहा है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर घ आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके लिए कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलिए आगे हम बढ़ते हैं, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं इसको हम, क्योंकि आगे हमारा यहाँ तक है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं क्या है, निर्देश क्या दिया है, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर प्रश्न संख्या 15 से 18 तक के लिए सही विकल्प चुनकर लिखें। तो देखिए, सबसे पहले हम ये गद्यांश को पूरा बारीकी से पढ़ने का काम करते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, बाल गोविंद भगत मंझोले कद के गोरे चिट्टे आदमी थे, 60 के ऊपर के ही होंगे। ये जो बाल गोविंद भगत थे, वो ना तो ज्यादा बड़ा ना तो ज्यादा छोटे, वो मीडियम यानी कि मंझोले कद के थे। कैसे थे, मंझोले कद के गोरे चिट्टे आदमी थे, 60 के ऊपर के ही होंगे। और उनका जो उम्र है, एज जो है वो क्या था, 60 के ऊपर हो चुका था। ठीक है, 60 के ऊपर ही होंगे। ठीक है, बाल पक गए थे, बाल पक जाना यानी कि बाल क्या हो गया होगा, बाल उनका सफेद हो गया होगा। क्या हो गया होगा, सफेद। ठीक है, लंबी दाढ़ी या जटा जूट को नहीं रखते थे, वो जो है लंबी दाढ़ी या जटा जूट यानी माथे में कोई जटा जूट इस तरह से कुछ नहीं था। किंतु हमेशा उनका चेहरा सफेद बालों से, देखिए यहाँ पे लिख भी दिया है, कैसे बालों से, सफेद बालों से जगमग रहता। कपड़े बिल्कुल कम पहनते, कमर में एक लंगोट मात्र,
यानी कि कमर में मात्र, यानी कि एक सिर्फ लंगोट पहन के, एक लंगोटी पहन के, लंगोटी मात्र, और सिर में क्या है, कबीरपंथियों से कनपटी, यानी कि कान, यानी कि माथे को ढकने वाला। ठीक है, तो आगे क्या है, जब जाड़ा आता तो एक काली कमली, जब जाड़ा आता तो क्या करते थे, एक काली कमली ऊपर से ओढ़े रहते थे, और बिल्कुल बाकी समय वो सिर्फ एक लंगोट और सिर पे जो क्या कबीरपंथी सी टोपी था उसी को पहनते रहते थे। ठीक है, ये भी कहानी हम आगे आगे आप लोग को बताएंगे। ये बिल्कुल इंटरेस्टिंग कहानी है, ये बिल्कुल आप लोग को मजेदार लगेगा। देखिए आगे क्या दिया है, मस्तक पट नहीं होगा, मस्तक पर होगा। ठीक है, मस्तक पर, मस्तक मतलब क्या होता है, माथा, यानी कि ये जो दिख रहा है माथा। ठीक है, मस्तक पर हमेशा चमकता हुआ रामनंदी चंदन, जो नाक के एक छोर से ही औरतों के टीके की तरह, किसके टीके की तरह, औरतों के टीके की तरह शुरू होता, यानी कि जो यहाँ नाक से शुरू होता और यहाँ माथे तक वो टीका लगाते थे, वो रामनंदी चंदन लगाते थे। ठीक है, और गले में तुलसी, गले में क्या, तुलसी की जड़ों की बेडोल माला बांधे रहते थे। क्या बांधे रहते थे, तुलसी की बेडोल माला। ठीक है, तुलसी की जड़ों की बेडोल माला बांधे रहते। ठीक है, अब ये हम समझ लिए, अब इसको हम बारी बारी से क्वेश्चन नंबर 15, 16, 17 और 18 को करेंगे। ठीक है, तो फटाफट आते हैं, हम आगे बढ़ते हैं, ज्यादा समय नहीं लगा के। क्वेश्चन नंबर 15, बाल गोविंद भगत का कद कैसा था। कद मतलब क्या होता है, ये हाइट। ठीक है, तो बाल गोविंद भगत का कद कैसा था, अभी हम लोग पढ़े बाल गोविंद भगत मंझोले कद के, कैसे है, मंझोले कद के। तो अभी यहाँ पे ऑप्शन नंबर का में दिया है, ऑप्शन नंबर का में क्या दिया है, नाटा, खा में दिया है लंबा, घा में दिया है मंझोला, और घा में दिया है छोटा। तो अभी हम लोग अभी तुरंत पढ़ते हैं कि क्या होगा, आपका ऑप्शन नंबर घा सही हो जाएगा, मंझोला। अगला है क्वेश्चन नंबर 16, बाल गोविंद भगत की उम्र कितनी थी। तो अभी हम लोग एज के बारे में, यानी कि उम्र के बारे में अभी जिक्र किए थे कि उम्र कितना उनका, 60 के ऊपर। तो अभी देखिए क्या है, एकदम बिल्कुल इजी है हमारे, यानी कि देखिए बच्चों, आप लोग थोड़ा सा ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे, इतना हड़बड़ी में नहीं रहिएगा, ताकि कि जो ये बिल्कुल इजी है, यहाँ से नंबर उठाना बिल्कुल आसान है, तो इसको गलत नहीं कीजिएगा। तो आगे क्या है, यहाँ पे क्या दिया है कि बाल गोविंद भगत की उम्र कितनी थी, 60 के नीचे, 60 के पार, 50 के नीचे, 80 के पार। तो बच्चों को यहाँ तक ये भी याद नहीं रह पाता है कि पढ़ने के बावजूद भी भूल जाते हैं, इसलिए अच्छे से आप लोग क्वेश्चन को कीजिएगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर खा आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 में आते हैं, बाल गोविंद भगत किसकी जड़ी की बेडोल माला बांधे रहते थे, किसकी जड़ी की बेडोल माला बांधे रहते थे। ऑप्शन नंबर का मोतियों की, खा तुलसी की, घा सोने की, घा नीम की। तो बाल गोविंद भगत जो है, तो यहाँ पे अभी हम लोग अभी बताए थे ऊपर में गद्यांश में कि गले में तुलसी की जड़ों की बेडोल माला। तो आपका जो ऑप्शन यहाँ पे कौन सही होगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर खा, क्या दिया है, तुलसी की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 में क्या दिया है कि बाल गोविंद भगत के बाल कैसे थे। तो बाल गोविंद भगत के बाल कैसे थे, ऑप्शन नंबर का काले, खा घुंघराले, घा पक गए थे, घा झड़ गए थे। तो हम लोग अभी पढ़े थे कि जो उनका जो बाल जो था, बाल पक गए थे, यानी कि सफेद बालों से जगमगा रहा था, यानी कि उनका बाल कैसा था, एकदम बिल्कुल सफेद, यानी कि पक गया था। ठीक है, बाल क्या हो गए थे, पक गए थे। तो यहाँ पे ऑप्शन में हमारा क्या होगा कि काले थे, घुंघराले थे, पक गए थे, यानी कि ऑप्शन नंबर बा हमारा सही हो जाएगा। चलिए इसी तरह से हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 तक हम लोग का कंप्लीट हो चुका था। तो आगे हम लोग क्या आते हैं, आगे यहाँ पे आते हैं। आगे क्या है क्वेश्चन नंबर 19 में, ये 19 से पहले थोड़ा सा हम निर्देश पढ़ेंगे। निर्देश क्या दिया है, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 19 से 22 तक के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान। यहाँ पे
यह दंतुरित मुस्कान का बात हो रहा है। जो बच्चे का जिक्र किया गया, लेखक एक बच्चे की ओर केंद्रित करते हैं और बताते हैं कि तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान। भूली धूसर तुम्हारे ये गात, गात मतलब क्या होता है? शरीर। गात मतलब क्या होता है? शरीर। ठीक है, गात मतलब होता है शरीर। ठीक है, तो धूल धूसर, बच्चे कैसे रहते हैं? पूरा एकदम गंदगी में, धूल से लिपटे रहते हैं एकदम से। उन लोग को ऐसा लगता है कि यही में आनंद मिलता है उन लोग को। तो आगे क्या है? छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात। जलजात क्या होता है? कि जो जल में रहता है। जैसे कमल जो है वो तालाब में खिलता है, वो ऐसा लग रहा था कि वो कमल जो है, वो जलजात जो है वो उसके झोपड़ी में आ गए हैं, लेखक के झोपड़ी में आ चुके हैं। परस पाकर तुम्हारा ही प्राण पिघलकर जल बन गया होगा कठिन पाषाण। तो देखिए, एक कठिन पाषाण को, ये आगे भी क्वेश्चन आता है इसका, कठिन पाषाण का मतलब समझिएगा। ठीक है, आगे बताएंगे इसके बारे में। तो आगे क्या है? क्वेश्चन नंबर 19 को हम लोग देखते हैं। बच्चों की दंतुरित मुस्कान, मुस्कान लिखा गया यहाँ पे, ये थोड़ा सा रॉन्ग है। मुस्कान किसमें जान डाल देगी? तो हम लोग इसमें पढ़े थे, ये ऑप्शन नंबर का, मूर्ति में, खा मृतक, मृतक में, और ग मिट्टी में, और घा गुड़िया में। तो जो बच्चों का मुस्कान है ना, बच्चों का मुस्कान देखकर ऐसा लगता है कि जो व्यक्ति, जो बूढ़े यानी कि जो अब मरने जैसा हो गया ना, उसके पास भी अगर बच्चा रख दिया जाए तो उसमें जान आ जाए। वही इसी के बारे में लेखक जिक्र किए हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या दिया है? यह दंतुरित मुस्कान कविता में कवि कौन है? कविता में कवि कौन है? ठीक है, तो का जयशंकर प्रसाद, खा नागार्जुन, गा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, घा मंगलेश डबराल। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर खा हो जाएगा, नागार्जुन। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन 20 क्वेश्चन तक कंप्लीट हो चुका है, और आगे कुछ क्वेश्चन और बचा है, 10 क्वेश्चन, उसको हम अभी बारी से, मतलब बारी बारी आगे करेंगे। ठीक है, चलिए आगे हम देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या है कि जलजात का अर्थ क्या है? जलजात अभी ऊपर में भी आया था। जलजात, जलजात का अर्थ होता है जो जल में रहता है, अर्थात जल में रहने वाला, जलजात। तो ऑप्शन नंबर क्या है? जल यानी कि पानी तो होता है, लेकिन उसके अंदर कौन रहता है? तो यहाँ पे क्या है? का पानी, खा कमल, और जल, गा जाल, और घा में क्या है? चंद्रमा। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हाँ, कमल। क्वेश्चन नंबर 22 में आ जाइए, 22 में कठिन पाषाण। अभी हम जिक्र कर रहे थे ऊपर में कि कठिन पाषाण का मतलब अर्थ क्या होता है। कठिन पाषाण से कवि का तात्पर्य कैसे लोगों से है? तो कठिन पाषाण की ऑप्शन नंबर का में है काले, खा कमल, गा जाल, घा चंद्रमा। तो ये जो आपका है, चारों के चारों ऑप्शन यहाँ पे गलत है, कोई भी ऑप्शन यहाँ पे सही नहीं है। यानी कि कठिन पाषाण का अर्थ यह होता है कि पत्थर के जैसा कठोर दिल वाला, पत्थर के जैसा कठोर दिल वाला। इसका अर्थ क्या होता है? पत्थर के जैसा कठोर, पत्थर के जैसा कठोर दिल वाला। ठीक है, तो हम लोग समझेंगे यहाँ पे एक भी ऑप्शन आपका सही नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 में आते हैं। उत्साह कविता में कवि किसको संशोधित किया है? उत्साह कविता में कवि किसको संशोधित किया है? का बिजली को, खा आकाश को, या बादल को, घा धरती को। तो उत्साह कविता में ये आपका, यहाँ पे हमें थोड़ी सी डॉट हो रही है, लेकिन ये आपका ये आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर घ सही होनी चाहिए, बादल को। ठीक है, आगे चलते हैं। अगर कहीं आप लोग को गलत भी लगे तो कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 में आते हैं। शास्त्रों में काशी किस नाम से प्रतिष्ठित है? शास्त्रों में काशी जो है किस नाम से प्रतिष्ठित है? का आनंद वन,
खा सोमवन, घा स्वर्गमार्ग, घा आनंद कानन। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका, ये सही हो जाएगा, घा आनंद कानन। क्वेश्चन नंबर 26 में आइए, नेताजी की मूर्ति में कैसे, नेताजी मूर्ति में कैसे लग रहे हैं? का क्रोधी एवं उग्र, खा शांत एवं हंसमुख, ग संघर्षशील एवं क्रांतिकारी, घा मासूम एवं कमसीन। तो देखिए नेताजी मूर्ति में अभी सभी लोग लगभग क्या मार ऑप्शन को सही करेंगे, संघर्षशील एवं क्रांतिकारी, क्योंकि एक नेता थे तो नेता क्रांतिकारी होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन देखिए यहाँ पे जो नेताजी है वो मासूम और कमसीन लग रहे थे। कैसे लग रहे थे? मासूम और कमसीन। क्वेश्चन नंबर 27 में आते हैं, मन्नू भंडारी की हिंदी प्राध्यापिका का क्या नाम है? मन्नू भंडारी की हिंदी प्राध्यापिका का क्या नाम है? तो ऑप्शन नंबर का में शीला अग्रवाल, खा लक्ष्मीबाई, गा सुशीला और घा शारदा। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का। ठीक है, इसी प्रकार से हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास मात्र में 2-3 क्वेश्चन रह गया है। ठीक है, तो अगला देखते हैं, 28 पे आते हैं। गंगटोक किस राज्य की राजधानी है? उल्टा पूछा ना, किस राज्य की राजधानी है? का असम, खा सिक्किम, गा अरुणाचल प्रदेश, घा मेघालय। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर खा सिक्किम। सिक्किम की राजधानी कहाँ है? गंगटोक। यानी कि गंगटोक जो है किस राज्य की राजधानी है? तो सिक्किम राज्य की राजधानी है। क्वेश्चन नंबर 29 में क्या दिया है? सभापति ने नाक का हल ढूंढने के लिए किसको बुलाया? ऑप्शन नंबर का में क्या है? डॉक्टर को, खा में क्या है? सोनार को, गा में क्या है? कलाकार को, घा में क्या है? चित्रकार को। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा कलाकार को। किसको बुलाएगा? नाक का हल ढूंढने के लिए कलाकार को सभापति ने कलाकार को भार दिया था। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर लास्ट पे आते हैं हम लोग कि भोलानाथ के बचपन का क्या नाम था? तो ऑप्शन नंबर का क्या है? उमानाथ, खा हरिहर, गा तारकेश्वर नाथ, घा सोमनाथ। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर हो जाएगा, भोलानाथ का बचपन का नाम क्या था? तारकेश्वर नाथ। ठीक है दोस्तों, और हमारे प्यारे बच्चों, और ये वीडियो को अच्छे से देखिए और इसको समझिए। इस तरह से प्री बोर्ड के एग्जाम में आया है, तो ये जाहिर सी बात है कि इसी प्रकार से क्वेश्चन देखने को मिलेगा आप लोग को फाइनल एग्जाम में। ठीक है, तो आप इस तरीके से आप लगातार तैयारी करते रहिए, और आप लोगों को अगर यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो कम से कम अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, अपने दोस्तों के पास क्या कर दीजिएगा? शेयर कर दीजिएगा, और जो मन में आए सो कीजिएगा, लेकिन पहले क्या कीजिएगा? अपने दोस्तों तक पहुंचा दीजिएगा, ताकि वो भी पढ़ के ज्यादा से ज्यादा अंक ला सकते हैं। ऐसा हिंदी देखिए, हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है, ऐसा विषय है जिसमें आप अच्छा मार्क्स ला सकते हैं बिल्कुल कम समय में। थोड़ी सी ये पैटर्न को समझिए और बारीकी से अध्ययन कीजिए। ठीक है, थैंक यू बच्चों, धन्यवाद। आज के लिए इतना ही।